जब किसी भी मेंबर के ऊपर एक्सटर्नल लोड्स एक्ट करते हैं तो उन एक्सटर्नल लोड्स की वजह से वो मेंबर्स डिफॉर्म करते हैं और उन डिफॉर्मेशंस की वजह से उन मेंबर्स के अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं। और हमें एज एन इंजीनियर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली ये कि जो डिफॉर्मेशन उस लोड की वजह से हो रही है वो डिफॉर्मेशन परमिसिबल लिमिट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा मेंबर फेल करेगा। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि उन डिफॉर्मेशंस की वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं हमारे मेंबर के अंदर, उन स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड उस मेंबर की स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब भी फेलियर के चांसेस रहेंगे। ये पूरा कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और पिछले लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव था ये समझना कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम इस सब्जेक्ट को कैसे आगे जाके यूज करने वाले हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या रहेगा। और हमने ये कंक्लूड किया था कि ये सब्जेक्ट की हेल्प से मैकेनिकल इंजीनियर्स अपने मशीन कंपोनेंट्स को डिजाइन कर पाएंगे और सिविल इंजीनियर्स अपने स्ट्रक्चरल मेंबर्स को डिजाइन कर पाएंगे। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इस सब्जेक्ट को यूज कैसे करना है हमने ये डिस्कस किया था। लेकिन इस लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा वो इस चीज के ऊपर रहेगा कि इस सब्जेक्ट की रूट्स कहां पे हैं, ये सब्जेक्ट आया कहां से है, या ये सब्जेक्ट किस फील्ड को बिलोंग करता है। ये समझना इसलिए जरूरी है, रूट्स को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम कॉन्फिडेंस से अपने सब्जेक्ट में आगे मूव कर सकें। और जब हम आगे मूव करेंगे तो आप ये चीज फील करोगे कि सिर्फ ये पता होने से कि ये सब्जेक्ट के रूट्स कहां पे हैं, ये सब्जेक्ट में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो आ कहां से रही हैं, तो आपको काफी सारी चीजें हैं जो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके लिए जस्ट कंसेप्ट्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, रूट्स को जानने से हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। क्योंकि ज्यादातर मैंने बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी है कि वो एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत फोकस करते हैं कि यार मैं तो मशीन के कंपोनेंट्स को डिजाइन कर दूं बस। उनका ध्यान सोम की तरफ उतना नहीं होता है सोम की तरफ, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि रूट्स हैं इस सब्जेक्ट की। और उसकी वजह से क्या होता है, जब बच्चा किसी भी पेपर में जाके अपना पेपर अटेम्प्ट करता है और उसमें अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो उसको 10 के 10 आते होंगे। हाँ आते हैं बिल्कुल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की यही ब्यूटी है, सोम की, फ्लूइड मैकेनिक्स की, थर्मोडायनामिक्स की, यही ब्यूटी है इन सब्जेक्ट्स की कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप अगर अच्छे से पढ़ के गए तो आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बच्चे को 10 के 10 क्वेश्चंस का पता है, वो सारे के सारे वहां अटेम्प्ट करके आएगा और आके बोलेगा कि सर 10 के 10 आते थे। और मैं भी खुश होता हूँ कि ठीक है यार 10 के 10 आते थे, वेरी गुड। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि यार 10 में से 4 तो गलत ही हो गए। या अगर पेपर है जब मेरे साथ वो डिस्कस करते हैं तो तभी उनको पता चल जाता है कि यार 4 से 5 तो मेरे गलत ही हो गए। और गलतियां क्या थी, बहुत छोटी छोटी गलतियां, कहीं यूनिट्स की गलती छोड़ दी, कहीं पे मेरे को स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी और वहां पे हमारे से कोई गलती होगी। तो ये सारी चीजें, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, सेंट्रॉयड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें कहां पे डिस्कस होती हैं, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। लेकिन बच्चे को ये चीजें क्लियर नहीं होती। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं आता, जो कि ज्यादातर बच्चों को नहीं आता होता, आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जहां जहां भी हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं उस सब्जेक्ट के उन कंसेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। जिस भी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। सिर्फ लेक्चर्स के बीच जिस भी कंसेप्ट की बात करी जा रही है उसी के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि मैं हर एक चीज का ध्यान रखूंगा। आपको सिर्फ मेरे पे ध्यान रखना है, बाकी सब चीजों का ध्यान मैं खुद रखूंगा। तो आपको कहीं पे भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कुछ मिस ना हो जाए, नहीं होगा, डोंट वरी। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। हमारा ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का क्या रहेगा, हमें रूट्स को समझना है कि इस सब्जेक्ट की रूट्स कहां पे हैं, जिससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि इस सब्जेक्ट में हम आगे करने के वाले हैं। तो देखिए, अगर हमें इस सब्जेक्ट के रूट्स को समझना है तो हम इस सब्जेक्ट के नाम को समझेंगे, क्योंकि नाम में बहुत कुछ लिखा हुआ है, नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा नहीं, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ
मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जिसे हम प्यार से सोम बुलाते हैं, और इसका एक और भी नाम है, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, और इसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी बोलते हैं, लेकिन उससे भी अप्रोप्रिएट जो नाम है इट इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, या इसे सॉलिड मैकेनिक्स भी बोल देते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। जब मार्केट में आप बुक परचेज करने जाओगे तो इस सब्जेक्ट की बुक के आपको अलग अलग टाइटल्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, और या फिर सॉलिड मैकेनिक्स है, या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स। पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम इस सब्जेक्ट के नाम को समझने की कोशिश करेंगे, और इस सब्जेक्ट के क्योंकि अलग अलग नाम है तो हम करेंगे क्या, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हम उन वर्ड्स की तरफ फोकस करेंगे और उन वर्ड्स को एक एक करके समझेंगे। पहला वर्ड स्ट्रेंथ, दूसरा वर्ड मैकेनिक्स, और तीसरा वर्ड है डिफॉर्मेबल सॉलिड्स। तो ये तीन वर्ड्स हैं हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं तीन वर्ड्स में इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का जो कोर फंडा है, जो कोर हमें जिस चीज को समझना है, वो सारी की सारी चीज इन तीनों वर्ड्स में हमें देखने को मिलेगी, दैट इज स्ट्रेंथ, मैकेनिक्स एंड डिफॉर्मेबल सॉलिड्स। स्टार्ट करेंगे हम मैकेनिक्स से। पहला वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मैकेनिक्स। दूसरा वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, और जो तीसरा वर्ड रहेगा स्ट्रेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्ट्रेंथ वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पे हम एक्चुअल में समझेंगे कि स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं। तो मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल सॉलिड्स और स्ट्रेंथ, इन तीनों वर्ड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम मैकेनिक्स वर्ड को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में 10 मिनट का टॉपिक रहेगा डिफॉर्मेबल सॉलिड्स के ऊपर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ को, कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। देखिए बच्चे, मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स एक पूरे का पूरा फील्ड है, एक सब्जेक्ट है, अपने आप में एक पूरे का पूरा फील्ड है। और इस फील्ड में हम क्या करते हैं, पहले इसे समझिए। देखिए, मैकेनिक्स साइंस की एक ब्रांच है। इनफैक्ट अगर साइंस की बात करें तो साइंस के 3 कोर फील्ड्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो फिजिक्स को ही स्टडी करते हैं। साइंस की 3 कोर ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स की भी फर्दर आगे 3 ब्रांचेस हैं, जो 3 कोर ब्रांचेस हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक लेवल पे जाके, जब एटॉमिक लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। और जब कोई बॉडी लाइट की स्पीड को अप्रोच करती है तो वहां पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सारे कंसेप्ट्स अप्लाई होते हैं। लेकिन हमारी पूरी इंजीनियरिंग में ना तो हमें एटॉमिक लेवल पे जाके कुछ पढ़ना, हाँ मटेरियल साइंस में हम पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे मोशन वगैरह को या डिफॉर्मेशंस को स्टडी नहीं करते, वो कुछ और है। ना तो हमें एटॉमिक लेवल पे जाके कुछ पढ़ना है, और ना ही हमारी कोई भी बॉडी, हमारी पूरी इंजीनियरिंग में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी।
तो क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे इंजीनियरिंग का पार्ट ही नहीं है। तो हम जितनी भी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं 60 to 70% हम क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स हमें दी किसने है? न्यूटन ने। जो न्यूटन है उन्होंने जितने भी लॉज उनके हम इस पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं और हमारी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग उन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड है। पूरी नहीं भी, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है हमारा 60 to 70% जो पार्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। बाकी अलग से रहता है, प्रोडक्शन वगैरह और मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लासिकल मैकेनिक्स ही हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि न्यूटन ने हमें दी है वो न्यूटन के 4 लॉज के ऊपर बेस्ड है। और वो 4 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 लॉज तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और चौथा जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो देखिए मैकेनिक्स में हम करते क्या हैं, हम वापस अपने उसी टॉपिक पे आते हैं। तो ये जनरल सी चीजें थी। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? मैकेनिक्स में हम एक बॉडी को स्टडी करते हैं। अब बिल्कुल इमेजिन करिए, साथ साथ कोई भी हो सकती है वो बॉडी, हमारा सिस्टम कोई भी हो सकता है। मैकेनिक्स में हम एक बॉडी को स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? उस बॉडी के ऊपर जब बाहर से फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उस बॉडी में जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, हम उन इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिक्स में हम एक बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उस बॉडी में जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, हम उन इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। अब देखिए फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं किसी भी बॉडी में, पहले उसे डिस्कस करेंगे कि जो जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं हम उसकी डिस्कशन करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारे इन सब्जेक्ट्स में या हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। तो डिस्कस करेंगे कि जब एक बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो वो फोर्सेस, उन फोर्सेस की वजह से उस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। पहली चीज, वो फोर्सेस उस बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती हैं। वो फोर्सेस उस बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती हैं। मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो हम फोर्स की हेल्प से या फोर्स उस बॉडी को मोशन में ला सकती है। अगर एक बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो फोर्स उस मोशन को चेंज कर सकती है। मोशन को चेंज करने का मतलब है उस बॉडी की स्पीड को चेंज किया जाए या फिर उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, तो हम कहेंगे कि मोशन बदल गया। और वो कैसे पॉसिबल है? अगर बाहर से कोई फोर्स एक्ट करेगी। तो फोर्स किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बॉल है, क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, एक बॉल है, बॉलर आके उस बॉल को उठाएगा। अब वो बॉल मोशन में आई क्योंकि बॉलर ने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई है। अब वो बॉलर जब लेके उसको दौड़ेगा और जब वो बॉल करवाएगा तो उसने उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से वो बॉल डिलीवर हुई बैट्समैन को। अब बॉलर ने क्या किया? फोर्स लगा के उस बॉल के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया। उस बॉल की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने का मतलब वो बॉल रेस्ट पे थी और उसको एक मोशन दे दिया। और आगे जो बैट्समैन खड़ा है वो क्या करेगा? वो बैट्समैन जब उस बॉल को हिट करेगा तो उस बैट्समैन ने उस बॉल के ऊपर एक और फोर्स लगाई, और वो बॉल के ऊपर जब फोर्स लगाई गई वो बॉल ऑलरेडी मोशन में थी। तो बैट्समैन क्या करता है? उसे हिट करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। और जब बैट्समैन उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाता है तो वो क्या कर रहा है? वहां पे उस बॉल के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, उसकी स्पीड को भी चेंज करेगा। तो फोर्स की वजह से या फोर्स किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। दूसरी चीज, फोर्स किसी भी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकती है। किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकती है। तो ये दो चीजें हैं जो कि फोर्स, ये दो इफेक्ट्स हैं जो कि फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है किसी भी बॉडी में। रेस्ट पे अगर बॉडी, उसे मोशन में ला सकती है। अगर एक बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसे एक अलग उसका मोशन चेंज कर सकती है, और फोर्स की हेल्प से
या फिर फोर्स किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकती है। तो ये इफेक्ट्स है जो कि एक फोर्स एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है। और ऐसा कब होगा, कब कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, रैंडमली कोई भी एक बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं। हम एक फोर्स लगाएंगे, एक इधर से फोर्स लगाएंगे, एक इधर से फोर्स आएगी, एक इधर से फोर्स आएगी, एक इधर से फोर्स आएगी। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3, F4 और F5। एक बॉडी के ऊपर, मैं जस्ट एक जनरल केस लेके चल रहा हूं, एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सिंगल फोर्स भी हो सकती है, बहुत सारी फोर्सेस भी हो सकती हैं। अब एक बॉडी के ऊपर जब बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करेंगी तो दो ही चीजें पॉसिबल है। वो दो चीजें क्या है? या तो इन सभी फोर्सेस का जो सम है, समेशन, या तो इन सभी फोर्सेस का जो सम है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर इन सभी फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये दो ही चीजें पॉसिबल है। अगर तो इन सारी फोर्सेस का सम, इनका जब जोड़ करेंगे हम, अगर इन सभी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर 0 है। और अगर इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं करेगी, इस बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो है ही नहीं। फोर्स है लेकिन नेट फोर्स कितनी है? 0 है। तो यहां पे अगर ये बॉडी रेस्ट पे थी तो ये रेस्ट में ही रहेगी, अगर ये बॉडी मूव कर रही थी तो इसका मोशन चेंज नहीं होगा, ये उसी स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। लेकिन अगर इन सभी फोर्सेस का सम करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो अगर नॉन जीरो आ जाए, इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट कर रही है। और अगर इस बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट कर रही है तो उस नेट फोर्स की वजह से इस बॉडी में मोशन आएगा। ये बॉडी मूव करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आएगी। तो दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो सभी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 है, या फिर सभी फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू 0 है। अगर सभी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 है तो कोई मोशन नहीं होगा। अगर सभी फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू 0 है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो उस नेट फोर्स की वजह से इस बॉडी में मोशन आएगा। तो ये पहली चीज है। तो यहां पे तो ठीक है कि यार नेट फोर्स एक आ रही है तो बॉडी मूव करेगी, लेकिन यहां पे क्या होगा? ये सारी फोर्सेस की वजह से होगा क्या? यहां पे हम देख के थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि ये फोर्सेस जिस तरह से एक्ट कर रही हैं, इन सभी फोर्सेस की वजह से ये बॉडी कंप्रेस करेगी, ये बॉडी की कंप्रेशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं और उन सभी फोर्सेस का सम अगर इज इक्वल टू 0 है तो बॉडी मूव तो नहीं करेगी, मोशन नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, लेकिन उस बॉडी की शेप और उस बॉडी का साइज चेंज करेगा वहां पे इन सभी फोर्सेस की वजह से। और अगर इन सभी फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इस नेट फोर्स की वजह से जितनी भी वैल्यू आएगी, उस नेट फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करेगी, इस बॉडी में मोशन आएगा। अब देखिए, मैकेनिक्स को थोड़ा सा और आगे लेके जाने से पहले मैं एक और कंसेप्ट को यूज करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस आ रही हैं उन सभी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 है, उन सभी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब वो बॉडी मूव नहीं करेगी, वो बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बॉडी डिफॉर्म भी नहीं करती, वो बॉडी डिफॉर्म भी नहीं करती और वहां पे मोशन भी आएगा, वहां पे मोशन भी आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, केस क्या है? एक बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस आ रही हैं, उन सभी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 है, तो बॉडी को तो स्टैटिक होना चाहिए, उसको मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें मोशन होगा। और बॉडी को तो डिफॉर्म करना चाहिए, बॉडी वहां पे डिफॉर्म नहीं करेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस कंसेप्ट को हम आगे एलैबोरेट भी करेंगे और ज्यादातर बच्चे इस चीज से थोड़ा सा घबराते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, कंसेप्ट्स यहीं से बनने स्टार्ट होंगे आपके। और मैं सिंपल सी एग्जांपल लेके चल रहा हूं अभी, और आगे जाके हम इस चीज को थोड़ा सा
एडवांस स्टेजेस में भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी तरह की एक बॉडी लेके चलता हूं। ये बॉडी है हमारे पास, और इस बॉडी के ऊपर ये एक फोर्स एक्ट कर रही है F1, और यहां पे भी एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज F2। तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 और F2। F1 का मैग्नीट्यूड भी F है और F2 का मैग्नीट्यूड भी F है। दो ही फोर्सेस लेके चल रहे हैं। अब देखो, दो फोर्सेस हैं F और F, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितनी होगी? 0। F और F कैंसिल हो जाएगा, F और F यहां पे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो इस बॉडी में कोई मोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन होगा क्या इस केस में? आई थिंक ये विजिबल है, F2, हाँ विजिबल है। तो यहां पे ये बॉडी मूव तो नहीं करेगी, लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन भी नहीं होगा, और हम इस बॉडी को देख के ये चीज फील भी कर सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये बॉडी रोटेट करेगी। इस बॉडी में क्या होगी? रोटेशन होगी। तो मोशन तो वो भी है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं। लीनियर मोशन यानी कि एक लाइन में जो मोशन है वो फोर्स की वजह से है, लेकिन रोटेशनल मोशन कब होगा? रोटेशनल मोशन तब होगा जब फोर्सेस की वजह से मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगी। क्योंकि मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में? मूवमेंट है क्या? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स का जो फोर्स की वजह से जब किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है तो हम कहते हैं कि यार उस फोर्स की वजह से मूवमेंट आई है, और उस मूवमेंट की वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। वही चीज यहां पे है। ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास, और इन दोनों फोर्सेस में अगर मैं कहूं डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल a है, तो यहां पे मूवमेंट प्रोड्यूस होगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड F मल्टीप्लाइड बाय A, F मल्टीप्लाइड बाय A। यहां पे F वेक्टर क्वांटिटी है, F का मैग्नीट्यूड है, और A यहां पे डिस्टेंस है। तो इतनी मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो मूवमेंट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय A। तो यहां पे फोर्सेस का सम तो इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 है, तो मोशन, लीनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उन फोर्सेस की वजह से मूवमेंट जनरेट हो रही है, तो उस मूवमेंट की वजह से रोटेशनल मोशन यहां पे जरूर होगा। तो दो तरह के मोशंस हैं जो कि एक बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक लीनियर मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन फोर्स की वजह से होगा, रोटेशनल मोशन मूवमेंट की वजह से होगा। और मूवमेंट किसकी वजह से है? जब फोर्स आएगी। फोर्स की वजह से कई बार मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। कब प्रोड्यूस होती हैं बाद की बात है, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ दो चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। पहली ये कि दो तरह के मोशंस हो सकते हैं, एक लीनियर और एक रोटेशनल, और दूसरी ये कि लीनियर मोशन फोर्स की वजह से होगा और रोटेशनल मोशन मूवमेंट्स की वजह से होगा। रोटेशनल मोशन मूवमेंट्स की वजह से होगा। अब हम नेक्स्ट चीज पे आगे मूव करेंगे। हम मैकेनिक्स को डिवाइड करेंगे इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए ध्यान से सुनिए। अब देखिए, कंक्लूड करेंगे हम अपनी पूरी डिस्कशन को। एक बॉडी के ऊपर जब बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं तो दो चीजें पॉसिबल है।
कि उस बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सभी फोर्सेस का सम और सभी मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू जीरो हो जाए। पहली चीज तो ये हो सकती है कि फोर्सेस का सम भी इज इक्वल टू जीरो है और मूवमेंट्स का सम भी इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स और नेट मूवमेंट दोनों ही इज इक्वल टू जीरो है। एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि उस बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सभी फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कोई वैल्यू आ रही है। या ये हो सकता है कि सम ऑफ फोर्सेस तो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन सम ऑफ मूवमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब उन फोर्सेस की वजह से कुछ मूवमेंट्स जनरेट हो रही हैं। तो दूसरी चीज ये हो सकती है। और तीसरी चीज ये हो सकती है सम ऑफ फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है, सम ऑफ मूवमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये दो कैटेगरीज हैं, सिर्फ दो कैटेगरीज। कैसे उसे देखिए, या तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो है, या फिर समेशन नहीं, और समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो है एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो है। ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। तो एक तो हमारा ये पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा ये है कि समेशन ऑफ फोर्सेस नॉट इक्वल टू जीरो है, या फिर समेशन ऑफ मूवमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो है, या फिर समेशन ऑफ फोर्सेस भी नॉट इक्वल टू जीरो है एंड समेशन ऑफ मूवमेंट्स भी नॉट इक्वल टू जीरो है। समेशन ऑफ फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। या ये दोनों चीजें हैं। तो ये दो कैटेगरीज है हमारे पास, दो कैटेगरीज है। इन दोनों कैटेगरीज को समझिए हमने कैसे डिवाइड किया। अगर एक बॉडी के ऊपर, इमेजिन करिए साथ साथ बॉडी को, अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स और नेट मूवमेंट दोनों ही इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ना तो वो बॉडी एक लाइन में मूव करेगी, ना ही वो बॉडी रोटेट करेगी, मतलब वहां पे कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। वो बॉडी स्टिल रहेगी, ना तो वो मूव करेगी ना वो रोटेट करेगी। दूसरा केस ये हो सकता है, ये वाला केस, कि बॉडी में जो फोर्सेस आ रही हैं उन सभी फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर एक नेट फोर्स जनरेट हो रही है, अगर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब उस बॉडी में एक लीनियर मोशन होगा, वो बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर मान लीजिए समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो है, पहला केस तो ये है समेशन ऑफ फोर्सेस नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा केस ये है कि समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो हो गया लेकिन समेशन ऑफ मूवमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो बॉडी रोटेट करेगी, उसमें लीनियर मोशन नहीं होगा। लीनियर मोशन नहीं होगा क्योंकि समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन वो बॉडी रोटेट करेगी क्योंकि समेशन ऑफ मूवमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तब भी हम कहेंगे बॉडी में मोशन है। तीसरी चीज ये हो सकती है, ना तो फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू जीरो, सम ऑफ फोर्सेस भी नॉट इक्वल टू जीरो है और सम ऑफ मूवमेंट्स भी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब वो बॉडी मूव भी करेगी एक डायरेक्शन में और मूव करने के साथ साथ रोटेट भी करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तीनों ही केसेस में मोशन तो है, या तो अकेला लीनियर मोशन होगा, या सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, या फिर लीनियर के साथ साथ रोटेशनल मोशन, दोनों ही मोशंस हो सकते हैं, मोशन होगा। हमने दोनों को कैसे डिवाइड किया है, या तो मोशन होगा जैसे कि इस केस में है, या फिर मोशन नहीं होगा। अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन सभी फोर्सेस की वजह से समेशन, उन सभी फोर्सेस का सम अगर हम करें और नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो आ रही है और नेट मूवमेंट भी इज इक्वल टू जीरो आ रही है, तो मतलब उस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होगा, ना लीनियर ना रोटेशनल। और अगर उस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं है तो मैकेनिक्स की उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। मैकेनिक्स की उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की ब्रांच है, मतलब इसमें भी हमने एक बॉडी को स्टडी करना है। लेकिन स्टैटिक्स में होगा क्या, हमारी जो बॉडीज होंगी उन बॉडीज के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगी उन सभी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू जीरो होगा
और एंड सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स भी इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा स्टैटिक्स वाला पार्ट रहेगा जिसमें ना तो फोर्सेस है ना मूवमेंट्स हैं। फोर्सेस होंगी, मूवमेंट्स होगी, लेकिन फोर्सेस और मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि कोई भी मोशन नहीं होगा। यहां पे स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी, हमारी बॉडीज वहां पे स्टेशनरी रहेंगी। वो ना तो वो एक लाइन में मूव करेंगी, ना ही वो रोटेट करेंगी, मतलब वहां पे कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि मोशन हो सकता है कि अगर उन सभी फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब भी मोशन होगा। अगर सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब भी मोशन होगा। अगर सम ऑफ फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ मूवमेंट्स भी नॉट इक्वल टू 0 है तब भी मोशन होगा। तो मोशन तो होगा। और जब हमारी कोई भी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह की फोर्स जब एक्ट करती है और उस फोर्स की वजह से अगर उस बॉडी में कोई मोशन आ रहा है, तो हम उस केस में कहेंगे कि हम मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं। और वो दूसरी ब्रांच कौन सी है? डायनामिक्स। दूसरी ब्रांच है हमारी डायनामिक्स। तो डायनामिक्स मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम एक बॉडी को स्टडी करते हैं और वो बॉडी मोशन में होगी। वो लीनियर मोशन भी हो सकता है, वो रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। लीनियर मोशन तब होगा जब सम ऑफ फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0 है। रोटेशनल मोशन तब होगा जब सम ऑफ मूवमेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है। हो सकता है लीनियर के साथ रोटेशनल दोनों ही मोशंस हो, लीनियर भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो। कब होगा? जब सम ऑफ फोर्सेस भी नॉट इक्वल टू 0 है और सम ऑफ मूवमेंट्स भी नॉट इक्वल टू 0 है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीजें आपके। तो डायनामिक्स, अगर बॉडी में मोशन है तो मतलब वो मैकेनिक्स का कौन सा पार्ट है? डायनामिक्स वाला पार्ट है जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो डायनामिक्स के केस में, स्टैटिक्स के केस में मैं क्या लिखूंगा? बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट। और डायनामिक्स में हम क्या कहेंगे? बॉडी इज इन मोशन। कब? क्योंकि समेशन ऑफ फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर समेशन ऑफ मूवमेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर समेशन ऑफ फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट्स भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पे बॉडी इज इन मोशन। बॉडी इज इन मोशन। तो इस केस में हमारी बॉडी मोशन में रहेगी। तो कंक्लूड करिए चीजों को कि जब एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उन सभी फोर्सेस की वजह से बॉडी हो सकता है मूव करे, हो सकता है बॉडी मूव ना करे। बॉडी तब मूव करेगी जब सम ऑफ फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0 होगा या सम ऑफ मूवमेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, या दोनों ही चीजें हो सकती हैं उस केस में। स्टैटिक्स में अब देखिए, स्टैटिक्स में ऑब्जर्व करिए, इमेजिन करिए एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस आ रही हैं और उन सभी फोर्सेस की वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यार फोर्सेस का सम नॉट इक्वल टू फोर्सेस का सम और मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर होगा क्या वहां पे? होगा क्या वहां पे? उन सभी फोर्सेस और मूवमेंट्स की वजह से हमारी बॉडीज डिफॉर्म करेंगी, हमारी बॉडीज की डिफॉर्मेशन होगी उस केस में। और ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, ये सारा कंसेप्ट बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लिया और इस सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो ये जरूर होगा कि यार इस पूरे सब्जेक्ट में कहीं पे भी मोशन नहीं होता, ना रोटेशनल ना लीनियर। इस पूरे सब्जेक्ट में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो स्टेशनरी हैं, वो स्टैटिक है। तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट में हम मैकेनिक्स तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी मैकेनिक्स नहीं पढ़ने जा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट में मैकेनिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? स्टैटिक्स पढ़ते हैं। और ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमारे जितने भी मेंबर्स के ऊपर जितने भी लोड्स आएंगे, हमारे जितने भी मेंबर्स के ऊपर जितने भी लोड्स आएंगे, अगर एक मेंबर के ऊपर काफी सारे लोड्स एक्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आज के बाद इस चीज को याद रखिएगा कि उन सभी फोर्सेस और मूवमेंट्स का सम हमेशा इज इक्वल टू 0 रहेगा। हमारी बॉडीज हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगी, सारी की सारी फोर्सेस और सारी की सारी मूवमेंट्स बैलेंस्ड रहेंगी। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें हेल्प करेंगी हमारी रिएक्शंस को कैलकुलेट करने में।
तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन यहां पे आपको जो चीज दिमाग में बैठानी है, जहां पे फोकस करना है कि हमारे जितनी भी बॉडीज, जितने भी मेंबर्स हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे, उन मेंबर्स के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस, इनफैक्ट फोर्सेस नहीं, सोम में एप्रोप्रिएट वर्ड लोड रहेगा। मैं बताऊंगा आपको बीच में कहीं पे भी फोर्स और लोड में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा आइडिया बस ये कि अगर एक बॉडी के ऊपर हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो फोर्स है, लेकिन अगर वो फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर रही, वो बॉडी डिफॉर्म हो रही है, तो उसी फोर्स को हम लोड बोलते हैं। तो क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट में हमारी बॉडीज में कोई मोशन नहीं होगा, वो बॉडीज क्या करेंगी, उन फोर्सेस की वजह से, अब मैं कह सकता हूं उन लोड्स की वजह से वो बॉडीज डिफॉर्म करेंगी, उनकी डिफॉर्मेशन होगी। और क्योंकि हमारी बॉडीज मूव नहीं कर रही, हमारे मेंबर्स मूव नहीं कर रहे, तो हर एक मेंबर के लिए ये इक्वेशंस वैलिड होंगी, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट मेंबर्स इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑन दैट मेंबर इज इक्वल टू 0। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हम इन इक्वेशंस को आगे जाके एलैबोरेट करेंगे और पढ़ेंगे। वैसे तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन इसको मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर की जो स्टार्टिंग होगी, हर चैप्टर के क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होगी, वो यहीं से होगी। पहले देखना है मेंबर बैलेंस्ड है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो करना है बैलेंस हमें, क्योंकि हमारे इस सब्जेक्ट में हमारे मेंबर्स बैलेंस्ड हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आई थिंक बताया था कि हमें इस सब्जेक्ट में बार्स, बीम्स, कॉलम्स और शाफ्ट्स को पढ़ना है। बार, सरिया, बिल्डिंग्स में जो सरिया है वो मूव थोड़ी करता है। बीम्स, जो हम अपने रूफ्स में जो हमारे बीम्स लगे हुए हैं वो मूव थोड़ी करते हैं। कॉलम्स, पिलर्स जिनके ऊपर ये बिल्डिंग्स खड़ी हैं, वो कॉलम्स मूव थोड़ी करते हैं। शाफ्ट्स रोटेट जरूर करती हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में हम शाफ्ट्स को एक एंड से फिक्स रखेंगे और दूसरे एंड से ट्विस्ट करेंगे, तो शाफ्ट्स भी क्या रहेगी, यहां पे स्टेशनरी रहेगी। तो जितने भी मेंबर्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे स्टेशनरी हैं, स्टैटिक हैं। और आप खुद अपने आसपास देखिए यार, बिल्डिंग्स में जितने भी मेंबर्स हैं, बार्स, बीम्स, कॉलम्स, वो मूव थोड़ी ना करते हैं। और शाफ्ट्स भी हम यही लेके चलेंगे कि उनमें कोई मोशन नहीं है। और अगर कोई मोशन नहीं है तो एक चीज पक्की है कि जितनी भी फोर्सेस उन मेंबर्स के ऊपर आ रही हैं, या जितनी भी मूवमेंट्स उन मेंबर्स के ऊपर आ रही हैं, उन सभी फोर्सेस और मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू 0 है। और ये इक्वेशंस हमें हेल्प करेंगी, हेल्प ही नहीं करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को बहुत इजी करेंगी। तो ये था मेरा ऑब्जेक्टिव इस पार्ट को डिस्कस करने का क्योंकि बच्चे मैकेनिक्स जब हम सोम के क्वेश्चंस करते हैं तो रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, बता दिया ऐसे कैलकुलेट करना है, वो करते रहेंगे, लेकिन क्यों यार इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, ये पता होना चाहिए आपको। इज इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, रिएक्शंस का मतलब क्या है। रिएक्शंस को फील करोगे ना जब, तो कभी गलती नहीं होगी, और हम रिएक्शंस को फील करेंगे आगे जाके। मैं सिंपल सा क्वेश्चन एक बच्चों से पूछता हूं कि यार जो रिएक्शन होती है, वो जो लोड है जो हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, वो लोड सपोर्ट के ऊपर आ रहा है या मेंबर के ऊपर आ रहा है। बच्चों के पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि वो रिएक्शन है क्या। तो बच्चों एक एक करके हम अपनी चीजों को क्लियर करते जाएंगे। तो यहां पे हमने जो कंसेप्ट क्लियर किया वो यही कि इस पूरे सब्जेक्ट में हमारे जितने भी मेंबर्स होंगे, उनके ऊपर जितने भी लोड्स आएंगे, उन सभी लोड्स का सम, उन सभी मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो डायनामिक्स तो हमें डिस्कस करना ही नहीं है। हाँ ठीक है, डायनामिक्स के फर्दर आगे 2 पार्ट्स होते हैं, काइनेमैटिक्स होता है, काइनेटिक्स होता है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। डायनामिक्स की भी 2 ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स की कोई ब्रांच नहीं है। डायनामिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, एक काइनेमैटिक्स है और दूसरी काइनेटिक्स है। काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या होता है, एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस आ रही हैं और वो बॉडीज मूव कर रही हैं, बिल्कुल करेंगी क्योंकि डायनामिक्स की बात हो रही है, वो बॉडीज मूव करेंगी। काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, उस बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स में हम उस बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते। और कॉज ऑफ मोशन क्या है, मोशन किसकी वजह से है, फोर्स और मूवमेंट्स की वजह से। तो जब भी आप काइनेमैटिक्स को स्टडी करोगे, आप ऑब्जर्व करिएगा, आएगा काइनेमैटिक्स आपके ही मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही सब्जेक्ट्स है। इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग में भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें भी आप देखते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बुक खोलोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा 3 पार्ट्स हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड काइनेमैटिक्स है, फ्लूइड काइनेटिक्स है। तो जब आप काइनेमैटिक्स को पढ़ोगे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ मशीन्स उठा लेना, काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स, 2 पार्ट हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के, टोम के। थ्योरी ऑफ मशीन्स के 2 पार्ट्स हैं, काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन्स और डायनामिक्स ऑफ मशीन। और ऑब्जर्व करिएगा,
फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी, और सिविल इंजीनियर्स फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑब्जर्व करिएगा कि जब आप काइनेमैटिक्स को स्टडी करोगे तो कहीं पे भी फोर्स की या टॉर्क की या मूवमेंट की बात नहीं होगी। जिन भी क्वांटिटीज को आप डिस्कस करोगे उन क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे कहीं पे भी न्यूटन नहीं आएगा, क्योंकि काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते। कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स और मूवमेंट की तरफ हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मोशन की तरफ है। और जब काइनेटिक्स की बात होती है, काइनेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ते हैं, हम फोर्स और मूवमेंट्स को या टॉर्क्स को भी डिस्कस करते हैं जब हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स दोनों ही क्योंकि डायनामिक्स के पार्ट्स हैं, तो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स दोनों में ही हमारी बॉडीज मूव तो करेंगी, लेकिन काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे। मोशन को पढ़ने का मतलब क्या है? अब वहां पे देखोगे यार बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है। तो आप मोशन को स्टडी करते हो, लेकिन जब हम काइनेटिक्स में जाते हैं तो हम मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से मोशन है, फोर्स और मूवमेंट्स को भी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो यार ये बेसिक सी चीजें हैं जिसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो अब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि यार फ्लूइड मैकेनिक्स में क्यों फ्लूइड स्टैटिक्स है, और फ्लूइड स्टैटिक्स में देखना आपके जो फ्लूइड्स होंगे, लिक्विड्स होंगे, वो स्टेशनरी होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। आप प्रेशर मेजरमेंट पढ़ते हो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ते हो, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन पढ़ते हो, तो कहीं पे भी आपका जो फ्लूइड है वो मोशन में नहीं है। लेकिन जब आप फ्लूइड काइनेमैटिक्स में आते हो तो वहां पे वेलोसिटीज हैं, एक्सेलरेशंस हैं, तो वहां पे आप वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन, आपका जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है और आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस को स्टडी कर रहे हो। और ऑब्जर्व करिएगा वहां पे कहीं पे भी न्यूटन नहीं आएगा, कहीं पे भी न्यूटन नहीं आएगा, कहीं पे भी फोर्स की बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप फ्लूइड काइनेटिक्स में एंटर करोगे, बर्नौलीज इक्वेशन से स्टार्ट होता है, और बर्नौलीज इक्वेशन एनर्जी की बात करता है, और एनर्जी की अगर बात हो गई तो मतलब वहां पे फोर्स की बात तो अपने आप ही हो गई। तो चीजों को डिफरेंशिएट किया करो, चीजों को डिफरेंशिएट किया करो ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि यार कहां पे कौन से कंसेप्ट्स को लगाना है। क्योंकि जब आप अपनी मैकेनिकल पूरी कंप्लीट कर लोगे या सिविल पूरी कंप्लीट करोगे तो इतने सारे सब्जेक्ट से कैसे ध्यान में रहेगा? जब एक एक फंडा क्लियर होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर? तो चलिए काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स हमारी दो ब्रांचेस हैं डायनामिक्स की, लेकिन डायनामिक्स हमारा पार्ट नहीं है, हमें डायनामिक्स को स्टडी नहीं करना। इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ किसे पढ़ेंगे? स्टैटिक्स को। स्टैटिक्स को मतलब हमारे सॉलिड्स मूव नहीं करेंगे, उनके ऊपर जितने भी फोर्सेस और मूवमेंट्स आएंगी उन सभी फोर्सेस और मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये था बच्चों मैकेनिक्स। अब देखिए मैकेनिक्स को हम और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। मैं इस चीज को कंप्लीट कर रहा हूं, यहां पे ये चीज कंप्लीट हो चुकी है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। अब आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जानी चाहिए। अगर अब भी थोड़ा सा डाउट है तो दोबारा लेक्चर को रिपीट करिए, लेकिन बेसिक्स पे हमेशा टाइम देना जरूरी होता है। तो एप्लीकेशन पार्ट पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेसिक्स पे टाइम दो जितना हो सकता है, एप्लीकेशन तो अपने आप निकलता जाएगा। आप देखिएगा जब आप सोम कंप्लीट करोगे तो सिविल इंजीनियर्स देखिएगा स्ट्रक्चर कितना इजी लगेगा, मशीन डिजाइन कितना इजी लगेगा मैकेनिकल इंजीनियर्स को, उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ सोम है। तो अगर सोम आपकी स्ट्रांग है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिनकी स्ट्रांग है उनको सोम में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं जानता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो हम साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्ट्रांग करते हुए आगे मूव करेंगे। चलिए हम मैकेनिक्स को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। इस वाले पार्ट को मैं रब करूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अभी क्या कहा? चलिए हाँ हमने अभी डिस्कस किया था मैकेनिक्स की डेफिनेशन को कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स में हम करते क्या है, एक बॉडी को स्टडी करते हैं। अब देखो यार ये जो बॉडी की बात हो रही है, अपने दिमाग में सिर्फ सॉलिड्स को मत रखना, ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ये फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। तो मैकेनिक्स जो हम पढ़ते हैं, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स, इनफैक्ट सिविल इंजीनियर्स भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा।
मैकेनिक्स सॉलिड्स की भी हो सकती है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, और मैकेनिक्स फ्लूइड्स की भी हो सकती है। मैकेनिक्स सॉलिड्स की भी हो सकती है, मैकेनिक्स फ्लूइड्स की भी हो सकती है। फ्लूइड्स का मतलब वो मटेरियल्स जो फ्लो करते हैं, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस दोनों की बात हो रही है यहां पे। तो अगर मैं इनको भी डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्टिंग है, मैकेनिक्स ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, ये मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। और दूसरा रहेगा मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। अब देखिए इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स कौन से हैं, वो फ्लूइड्स जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता या जिनकी कंप्रेशन बहुत कम होती है, दैट इज लिक्विड्स। लिक्विड्स की कंप्रेशन बहुत कम होती है। और कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कौन से हैं, गैसेस। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप देखो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स भी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स भी पढ़ेंगे, तो आपको तो जितनी भी मैकेनिकल इंजीनियर्स को तो जितनी भी टाइप्स ऑफ जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, हर स्टेट ऑफ मैटर का मैकेनिक्स पढ़ना है। और इसीलिए तो आपको बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, बिकॉज आप मैकेनिक्स को पढ़ते हो सॉलिड्स की भी, लिक्विड्स की भी और गैसेस की भी। सॉलिड्स की मैकेनिक्स हम कहां पे पढ़ेंगे, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं, हम थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम स्टैटिक्स को पढ़ते हैं और थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। तो हम पूरी की पूरी सॉलिड की जो मैकेनिक्स है उसे स्टडी करते हैं। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स को, हम लिक्विड्स को कहां पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसे हम नॉर्मली बोल देते हैं। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स को आप फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन उसमें यार इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों ही होते हैं। लेकिन जो बुक्स नॉर्मली अवेलेबल हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसमें ज्यादा पार्ट लिक्विड्स का ही रहता है। तो लिक्विड्स को भी स्टडी करोगे और गैसेस को कहां स्टडी करते हो, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हो। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके बेसिक कोर्स सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, दैट इज सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऑब्जर्व करो यार, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को पढ़ लेते हो, पहले आप मैकेनिक्स को पढ़ते हो, मैकेनिक्स में से निकलता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स में से निकलता है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मैकेनिक्स में से निकलता है थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स में से निकलता है फ्लूइड मैकेनिक्स। और आप ऑब्जर्व करो अपने सिलेबस में, इंजीनियरिंग में ऐसा ही होता है, पहले मैकेनिक्स पढ़ते हो, फिर ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, और फिर आगे क्या करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा करने के बाद मशीन डिजाइन को पढ़ा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स को पूरा करने के बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को पढ़ा जाता है, पावर प्लांट को पढ़ा जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट करने के बाद फ्लूइड मशीनरी को स्टडी किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट उसके बाद आता है। तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं वो यहीं से निकले। और आप ऑब्जर्व करेगा 60 to 70% सब्जेक्ट्स आपके इसी सब्जेक्ट में से निकलते हैं, दैट इज मैकेनिक्स। और उसके बाद हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्रोडक्शन थोड़ा सा पार्ट रहता है, यानी कि वो एक एंटायरली डिफरेंट ब्रांच है, लेकिन हम उसका भी काफ़ी पार्ट है जो कि स्टडी करते हैं। फिर मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर चंक हमारा मैकेनिक्स का ही है। तो हमें मैकेनिक्स की तरफ ही फोकस करना है। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, तो ये वाला पार्ट हमारा नहीं है इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में तो हमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, हमें फ्लूइड्स के बारे में नहीं पढ़ना। लेकिन यार सॉलिड्स भी दो तरह के हैं। वो 2 तरह के सॉलिड्स कौन कौन से हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड सॉलिड्स, और दूसरा मैकेनिक्स ऑफ
डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, इसी की बात करी थी मैंने, डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, रिजिड सॉलिड्स और डिफॉर्मेबल सॉलिड्स। लेक्चर लंबा हो गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट मैं अलग से वीडियो डालूंगा, शायद मैं अभी रिकॉर्ड करूं लेकिन मैं डालूंगा उसको अलग से। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स हैं। तो हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं, रिजिड, डिफॉर्मेबल। रिजिड सॉलिड्स वो हैं जिनके ऊपर जब फोर्सेस आएंगी तो वो डिफॉर्म नहीं करेंगे, और डिफॉर्मेबल सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनके ऊपर जब फोर्सेस आती हैं तो वो डिफॉर्म करते हैं, उनकी डायमेंशंस चेंज करती हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेसिक आइडिया मैकेनिक्स का। ठीक है, हम आगे ये मैकेनिक्स सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन कुछ चीजें थी जिनके बारे में समझना बहुत जरूरी था, और ये चीजें अब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और जो मेन चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए वो यही है कि हम आगे स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। किसका स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं? सॉलिड्स का स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। कौन से सॉलिड्स हैं वो? डिफॉर्मेबल सॉलिड्स हैं। क्या होते हैं डिफॉर्मेबल सॉलिड्स? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया और आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो, और देखिए होगा क्या, आप जब चीज़ों को मैं जब डिस्कस करता हूँ, आप सुनते हो तो आपको लगता है आपको समझ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जब क्वेश्चंस को पढ़ोगे, आप जब थ्योरी को पढ़ोगे या जब आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा कि डाउट्स निकल के आएंगे। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनिशियल स्टेजेस हैं तो कमेंट्स ज़्यादा नहीं होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करने में, कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, और कोई ना कोई हम प्रोसीजर ज़रूर बनाएंगे कि आप डायरेक्टली हमसे डाउट्स पूछ सके। इनिशियल स्टेजेस हैं, थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस भी है, तो फील होता है कि बच्चे भी नहीं हैं, कहाँ मतलब 100-150 बच्चे की क्लास रहती है और यहाँ कोई भी नहीं है, और कुछ कैमरे के आगे बोलना तो थोड़ा सा कई बार कॉन्शियस रहने की वजह से हो सकता है बीच में कहीं पे भी आपको फील हो कि मैं कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, तो इग्नोर करिए उन चीज़ों को, फोकस करिए कंसेप्ट्स के ऊपर। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस लेक्चर सीरीज को पूरा करोगे तो 101% सोम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज, चाहे गेट का पेपर उठा लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी श्योरिटी है। और ये चीज़ें मैं आगे और भी डिस्कस करता रहूँगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी, चीज़ें अगर समझ आई हैं तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम आपको अगर फील होती है तो डिस्कस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए और आपके कमेंट्स और जो आप जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे वही चीज़ हमें मोटिवेट करती रहेगी। तो हमारी मोटिवेशन आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब्स हैं, तो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर समझ आ रही हैं, क्योंकि अगर नहीं है तो बिल्कुल आप लिखिए जो लिखना चाहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं क्लियर हो रही या आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे साथ डायरेक्टली डिस्कस करिए। क्रिटिसिज्म को भी हम हेल्दी वे में लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ग्रो करना है और हम अपने बच्चों को एक टीम की तरह लेके चलते हैं कि वी आर जस्ट अ टीम, और हम compete कर रहे हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ भी कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी कंसेप्ट्स हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।